बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से इस प्रोग्राम का मैं आगाज़ करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है और जिस शख्सियत से आज हम बात करने जा रहे हैं, मैं पहले उससे पहले कुछ बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे खिदमत खल के लोग का काम कर रहे हैं। साथ साथ NGOs, वेलफेयर, बहुत सारी ऐसी हमारी NGOs हैं जो अपनी आवाम की यतीमों की खिदमत कर रही है। लेकिन साथ साथ हमें उनको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया से फंडिंग करके पाकिस्तान को भेजते हैं कि पाकिस्तान के यतीम और मस्कीन लोगों का भी भला हो सके। तो हमें याद रखना चाहिए उन लोगों की खिदमत को भी, और उन लोगों के जितने भी सीजन्स हो चुके हैं उन चीज़ों को बताना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसी तरह हमारे पास मॉल ऑफ स्माइल जो सीज़न 7 होने जा रहा है, आखिर ये मतलब क्या है मॉल ऑफ स्माइल, जबकि इससे पीछे जो एक पूरा एक मैं कहूँगा एक बैकग्राउंड है, वो है क्यूर पाकिस्तान के नाम से जो एक वेलफेयर है, क्यूर पाकिस्तान वेलफेयर, वो काम कर रही है। और उसके जो रूह रवा हैं, और अगर मैं कहूँ जनरल सेक्रेटरी सीरत अब्बास की, जो ऑस्ट्रेलिया में तो मौजूद हैं, पाकिस्तान 7 समंदर दूर, लेकिन वो पाकिस्तान का दर्द ऐसे रखते हैं कि हर प्लेटफॉर्म पर आके वो बात करते हैं अपने यतीम मस्कीन बच्चों के, और उन लोगों की कफालत की बात करते हैं कि जिन लोगों को शायद भूल जाते हैं या हम याद नहीं रखते। तो आज मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइन है और मैं उनको वेलकम करूंगा प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में सीरत अब्बास को, जो ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइन है और इस वक्त रात के 12 साढ़े 12 का वक्त हो रहा है वहाँ पे, और इतने कीमती वक्त उन्होंने निकाल के हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सीरत। मैं वेलकम करूंगा प्रोग्राम में आपको। जी सीरत, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सीरत भाई, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, मुझे आवाज़ आपकी आ रही है जी। वेलकम अगेन। ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइन है, और इस वक्त पहले तो सवाल डायरेक्टली मैं पूछूंगा कि क्या वक्त हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में? यहाँ पे रात के 12:30 हो रहे हैं, करीब 12:30। 12:30 बज रहे हैं। सीरत भाई, थैंक यू फॉर अगेन, और मैं वेलकम करूंगा आपको दोबारा शो के अंदर। और मैं ये कहूँगा कि सीरत भाई, जिस तरह पाकिस्तान के हालात देखने में आ रहे हैं, लेकिन उस हालात में भी आप जैसे लोग बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, और की और पाकिस्तान जो वेलफेयर काम कर रही है, जो हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट को करना चाहिए मेरी नज़र में, वो काम आप लोग कर रहे हैं। ओवरसीज़ में आप हैं, पिछले 2009 से आप वहीं पर हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मुझे सिर्फ ये बताएं, ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ आपका? देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना है कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपकी भी नीयत है किसी भी काम करने की, तो मुल्क या सरहद उसकी कोई मायने नहीं रखती है। आप दुनिया के किसी कोने में भी हों, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप कहीं से बैठ के भी काम कर सकते हैं। 2009 में जब मैं यहाँ पे सही है। आया, और आने के बाद एक वेस्टर्न सोसाइटी की चीज़ों को देखा और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, और ख़ास तौर पे यहाँ की जो हुकूमत है उनको लोगों की खिदमत करते हुए देखा, उनका ख्याल करते हुए देखा, फैसिलिटीज़ देखी। तो दिल में कहीं न कहीं एक बात आती थी कि ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी चीज़ें हमारे लोगों के पास भी होनी चाहिए पाकिस्तान में, जहाँ से हम आए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी कोई कह लें कि कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था पाकिस्तान में, ना है, ना हुकूमत कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अपनी आवाम की। तो उस वक्त हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे एक ख़ास मखसूस तबका, जो हम यतीमों को हमने सबसे पहले चुना कि हम उन उन बच्चों को टारगेट करें सबसे पहले, जो बच्चे इस वक्त माशरे में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, और जिनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है इंफीरियर कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। तो हमने इसका स्टार्ट जो है बिल्कुल। 2015 से मैंने लिया क्योर पाकिस्तान वेलफेयर का, क्योंकि मुझे 2009 से 2015 तक मुझे काफ़ी टाइम लगा इस सिस्टम को समझने के लिए कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप रन करना चाहते हैं किसी मुल्क में, तो उस प्रोजेक्ट के लिए आपके पास ज़राए होना ज़रूरी हैं, आपके पास एक अच्छा थिंक टैंक होना ज़रूरी है, आपके पास रिसोर्सेज उसको एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास एक अच्छी टीम होना ज़रूरी है। तो इन सब में एक टाइम लगा, वक़्त लगा। तो फिर क्योर पाकिस्तान वेलफेयर जो है वो 2015 में तश्कील में आया, और उस वक़्त से लेके अब तक 2022 तो ख़त्म हो चुका है, 2023 की आमद है। तो अब तक माशाल्लाह से हम इतने सालों से जो है वो पाकिस्तान में कई शहरों में लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे कराची में एक बड़े पैमाने पे यतीमों का किफ़ालत का प्रोग्राम रन कर रहे हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपकी बात कहूँगा। अच्छा, मैं स्टार्ट में एक जुमला मैं चाहता था मैं पूछूँ, लेकिन वो माशाल्लाह आपके से जो वक़्त मिला उस पे मैं उसको देखते हुए कहूँगा, आपकी टीम में इस वक़्त काम कौन-कौन कर रहे हैं? पूरी दुनिया में आप इस वक़्त ओवरसीज़ के लिए भी काम कर रहे हैं, ओवरसीज़ के राब्ते में भी। तो इस वक़्त जो आपकी टीम है, वो क्या सिर्फ़ पाकिस्तान में मुश्तमिल है, या पूरी दुनिया में जो भी कंट्रीज़ उसमें लोग आपसे कनेक्टेड हैं? मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह करे ऐसा दिन आए कि हम पूरी दुनिया में हमारे नुमाइंदे काम कर रहे हों। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में हमारी टीमें हैं,
जो है फंड रेजिंग और जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज जो हम पाकिस्तान टीम को प्रोवाइड करते हैं, ये टीम्स अरेंज करती हैं। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जो है वो हेड ऑफिस है, और कनाडा भी हमारा एक और विंग है जो वहाँ से भी हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं हमारे कॉज को सपोर्ट करते हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर जो हैं कनाडा के, उस वहाँ पे अली भाई वहाँ पे मौजूद हैं, जो बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी को एंगेज रखते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए। और यहाँ से मैं हूँ और हमारे टीम के कुछ मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग भी करते हैं और साथ साथ जो हमारी ऑपरेशनल चीज़ें उसको भी मॉनिटर करते हैं। हाउएवर पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है और साथ साथ जो हमारे पास ऑपरेशनल ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, हाउएवर पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है और साथ साथ जो हमारे पास ऑपरेशनल ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, हाउएवर पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है और सिर्फ कराची के हमारे पास ज्यादा कोई 100-125 तक पाकिस्तान के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर है और सिर्फ कराची के हमारे पास ज्यादा कोई 100-125 तक पाकिस्तान के अंदर हमारे पास नहीं, कॉस्ट वाकई में बहुत बड़ी कॉस्ट है जिसके हम कहेंगे कि सबका हिस्सा डलना चाहिए। और मैं यहाँ पर एक सवाल था, नहीं कॉस्ट वाकई में बहुत बड़ी कॉस्ट है जिसके हम कहेंगे कनाडा में सबका हिस्सा डलना चाहिए। और मैं यहाँ पर एक साथ वर्क कर रहे हैं, सवाल था, नहीं कॉस्ट वाकई में बहुत बड़ी कॉस्ट है कनाडा में सबका हिस्सा डलना चाहिए। और मैं यहाँ पर एक साथ वर्क कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान में हमारा ऑफिस है और जिसको हमारे कोऑर्डिनेटर कराची रन करते हैं। प्रॉपर एक ऑफिस है जहाँ पे सिटिंग होती है, मीटिंग्स होती हैं, लोग आते हैं, विजिट करते हैं। तो माशाल्लाह कराची में भी इसका सेटअप है, बिल्कुल है जी। ठीक है, अच्छा कराची में भी सेटअप है। और अच्छा ये माशाल्लाह आपका अब 7th सीजन होने जा रहा है, ऐसा ही है? जी, इस साल जो है वो 7th ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स है, जो पिछले समझ लें कि पीछे 6 साल हो चुका और ये 7वां साल है माशाल्लाह से जी। सवाल फिर वही बड़ा अहम है कि ये मॉल ऑफ स्माइल, द वर्ड ऑफ मीन्स के मॉल ऑफ स्माइल क्या कैसे जनरेट किया इस मैं कहूँगा इस वर्ड को कि स्माइल ऑफ क्या समझते हुए ये वर्ड आपने रखा मॉल ऑफ स्माइल? देखें, मैं कहता हूँ कि मुस्कुराना भी, किसी को मुस्कुराहट देना और मुस्कुराना भी किसी को देख के ये एक सदका जारिया है। और पाकिस्तान में मुस्कुराहटों का बहुत फुकदान है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से लोगों के पास मसाइल हैं, जिस तरह से लोग अपनी ज़िंदगियों में फंसे हुए हैं और जो चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, लोगों के पास मुस्कुराने के लिए उनके पास कोई मौका नहीं होता। और जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में शुरू में अर्ज़ किया था कि एक ऐसा तबका पाकिस्तान में पाया जाता है जिसको हम यतीमों के नाम से जानते हैं, जो कि अजीम बच्चे और वो बच्चे जो अपने बाप के मरने के बाद एक ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जिसमें एक बहुत ही कह लें कि एक आइसोलेशन की ज़िंदगी होती है, जिनके पास कम मौके होते हैं मुस्कुराने के, एंजॉय करने के। तो बस मैंने इस चीज़ को अल्लाह ताला की मदद से और अल्लाह ताला की इज़्न से मुझे ये चीज़ दिमाग में आई कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे बस सिर्फ मुस्कुराहटें बिखेरें, और उसके करने का भी कुछ ऐसा ही अंदाज हो कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। तो 2015 के स्टार्ट में एक वीडियो देखी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर। मैं बैठा हुआ था और एक वीडियो वॉच कर रहा था, फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो मुझे एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी। तो वो यतीमों के ऊपर वीडियो थी। वो इतनी पावरफुल वीडियो थी कि जिसने एक मेरे अंदर एक कह लें कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ दिया कि इसकी जगह कोई भी एक सोच को जन्म दिया आपकी कि क्या हम इसको किस तरह कर सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया के अच्छे यूज भी हैं, बुरे यूज भी हैं। वो दिन मेरे लिए बहुत नसीब वाला दिन था कि मैंने उस वीडियो को देखा। हो सकता था मैं उस वीडियो को नहीं देख पाता, लेकिन खुदा ने मुझे इस वीडियो को देखने का मौका फराहम किया और उस वीडियो ने मेरे अंदर एक सोच को जन्म दिया कि अगर ये बच्चा सिर्फ वीडियो के अंदर जो एक रीएनैक्टमेंट कर रहा है, एक ड्रामाटाइज चीज चल रही है, उसमें इतना दर्द है, उसमें इतनी फीलिंग्स है कि मेरे आंखों से आंसू आ गए, जबकि वो एक ड्रामाटाइज चीज थी। तो सोचें आप इस बात पे कि जो असल में एक यतीम जिंदगी गुजारता है उसके ऊपर क्या गुजरती है। तो उसी वक्त मैंने काफी दिन लगा के और उस वीडियो को सामने रख के सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे ये सारी चीजें, अगर हम बहुत ज्यादा खुशियां नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा मुस्कुराहट नहीं दे सकते, तो कम से कम एक दिन की ऐसी मुस्कुराहट दे दें जो इनके लिए पूरे साल के लिए काफी हो। तो मॉल ऑफ स्माइल्स का जन्म हुआ। बिल्कुल। और नाम भी जो है वो दिमाग में आया कि मुस्कुराहट। अगर मैं आपके साथ साथ
अगर सीरत में ये बात यहाँ पर कोट करूंगा, ये आपकी लाइफ का भी टर्निंग पॉइंट था, तो ये गलत तो नहीं है? इसने इस मॉल ऑफ स्माइल्स ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया, मेरी जिंदगी की हर चीज को बदल के रख दिया, मेरे सोचने के जाविये को बदल के रख दिया। और इसने मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाया कि इसार क्या होता है, कुर्बानी क्या होती है। और कहते हैं ना कि इस्लाम की खिदमत या अपने मुल्क की खिदमत सिर्फ बातों से नहीं होती है, पैसों से भी होती है, अपने टाइम से भी होती है। इवन के जो क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ हम स्पेंड कर सकते हैं, उस टाइम में हम ये चीजें प्लान कर रहे होते हैं, तो उस वक्त पता चलता है कि शायद जो अब हम इस वक्त कर रहे हैं वो आखिरत में या उस दुनिया में शायद काम आ जाए किसी न किसी तरह से। कोई ऐसा हमारा अमल हमारे आड़े आ जाए जो बिल्कुल। हमारी बख्शिश का सामान कर। बिल्कुल आई एग्री, बिल्कुल आई एग्री। सीरत के हमारी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट कब कहाँ किसके साथ जुड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। सीरत, ये तो प्रोफाइल आपकी मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि जो व्यूअर्स देख रहे हो उनको पता हो कि जो इंसान ओवरसीज़ में भी बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, या पूरी दुनिया में जिस कंट्रीज़ में भी हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, तो अगर वो चाहें वहाँ रहकर भी इस तरह के इवेंट्स में शामिल हो के इस तरह बच्चों की उन कफ़ालत कर सकते हैं, उन बच्चों की जिनको ये ज़रूरत है। अच्छा सीरत, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारी NGOs कराची में काम कर रही हैं, वेलफेयर्स काम कर रही हैं, खिदमत खल के लोग काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपके जिस तरह का एक स्माइल का एक वर्ड जहाँ आता है कि खुशी, स्माइल के ऊपर आप चीज़ें गिफ्ट कर रहे हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा क्या क्या गिफ्ट है और किस तरह ये बच्चे या ये फैमिली या वो यतीम फैमिली आपसे किस तरह रब्ता कर सकते हैं, और उसका क्या आसान प्रोसेस है, मैं चाहूँगा वो आप अपनी ज़बानी बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इसके देने का तरीका है वो एक शॉपिंग मॉल की सूरत में साल में एक शॉपिंग मॉल बनाया जाता है। किसी भी एक शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं तो वहां पे शॉप्स होती हैं, कपड़ों की, जूतों की, खिलौनों की, स्टेशनरी की। तो इसमें हम लोग मुख्तलिफ शॉप्स बनाते हैं बिल्कुल। खुद साख्ता। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आ रही है, बिल्कुल आवाज़ तो आ रही है। हम इस बाजार को सजाते हैं, तो उसमें हम मुख्तलिफ शॉप्स वहां पे बनाते हैं जिसमें हम बच्चों के लिए कपड़े रखते हैं, जूते रखते हैं, ट्राउजर्स हैं, हुडीज हैं, आपके स्कूल के हवाले से आपके बैग्स हैं, टिफिन बॉक्सेस हैं, लंच बॉक्सेस हैं, पानी की बॉटल्स हैं, स्टेशनरी केसेस हैं, लैपटॉप्स हैं, इवन के ज्वेलरी तक वहां पे बच्चियों के लिए है, उनकी मेहंदी। हर वो चीज जो आप अपने दिमाग में बच्चों के लिए तस्वुर कर सकते हैं इस वक्त, हर वो चीज वहां पे बच्चों के लिए मौजूद होती है। अच्छा, जी जी। इसको बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको किसी को कोई सीख देनी है, कुछ चीज सिखानी है और कोई पैगाम देना है ताकि वो उसकी लाइफ के लिए ठीक है। मशाल राह बन जाए, तो आपको एक ऐसा तरीका अडॉप्ट होता बिल्कुल। है जिससे वो चीज उसके दिमाग में रह जाए, बस जाए और वो उसको देखते हुए अपनी जिंदगी में कुछ कर जाए। अगर इसी तरह से मैं किसी बाहर आउटडोर जाके ये एक्टिविटी करता और मैं कुछ यतीम खानों में जाके इस चीज को हैंड ओवर कर देता, तो हो सकता था कि उनकी इतनी एंगेजमेंट नहीं होती, उनको वो चीज समझ में नहीं आती, उसकी सही वैल्यू है। उनको समझ में नहीं आती। तो हमने सोचा कि हम एक ठीक है। ऐसा बाजार बनाएं जिसमें उन बच्चों को बुलाएं और बच्चों को एक प्लास्टिक करेंसी कह लें, डमी करेंसी कह लें, वाउचर्स कह लें, उसकी सूरत में एक करेंसी दी जाए जिससे वो शॉपिंग करें। इसके पीछे जो एक थ्योरी चल रही है वो ये है कि उन बच्चों को पैसे की अहमियत का अंदाजा हो कि ये पैसा हमारा है। उनको ये ना लगे कि शायद ये हमें ज़कात फ़ित्रे का हमें चीज़ मिल रही है या हमें सेकंड हैंड यूज़ चीज़ मिल रही है। उनको ये बताना है कि पैसा तुम्हारा है, चीज़ तुम्हारी है, तुम्हें अपनी मर्ज़ी से सामान लेना है। तो वो जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्ड होगा, उसका एक लेवल ही अलग होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ से स्टार्ट करी, तो बच्चा जब वो वहाँ आता है और उस कार्ड को वो यूज़ करता है, तो वो शॉपिंग करता चला जाता है। फिर वो एक ऐसे मकाम पे आता है जहाँ पे फूड कोर्ट भी होता है, क्योंकि एक शॉपिंग मॉल के अंदर फूड कोर्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो वहाँ पे बच्चा खाना खाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुख्तलिफ तरह के वो खाने खाता है, मुख्तलिफ तरह की वो चीज़ें कंज्यूम करता है वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे एक प्राइस बैंक भी हम करते हैं जिसमें हम बाइसिकल्स और लैपटॉप्स की और मुख्तलिफ टैबलेट्स के हवाले से हम चीज़ें जो है वो जो है लकी ड्रॉ के थ्रू हम एंगेजमेंट करते हैं उन बच्चों को ताकि वो अपने आप को ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारे पास सही। एक प्लेटफॉर्म है, क्योर पाकिस्तान वेलफेयर का ऑफिशियल पेज। जो भी शख्स, जो भी अफराद, जो भी NGO अपने बच्चों को रजिस्टर कराना चाहती है नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि इस ईयर के बच्चे तो हमने फाइनलाइज कर दिए, वो क्योर पाकिस्तान वेलफेयर के ऑफिशियल पेज के ऊपर हमें अपनी रिक्वेस्ट छोड़ें या फिर वो curepakistanone@gmail.com पे अपनी ईमेल करके अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट छोड़ें। तीसरा जो हमारे आ,
मैं दोबारा चाहूंगा जरा ये मैं ये दोबारा चाहूंगा जरा ईमेल एड्रेस और जो लिंक आपने कहा वो दोबारा वेरीफाई कीजिएगा प्लीज। फेसबुक के लिए है facebook.com/क्योर पाकिस्तान वेलफेयर, ऑल टुगेदर एक साथ, CURE पाकिस्तान वेलफेयर आपको, ठीक है। और इसी तरह से ईमेल जो है वो जी 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 बिल्कुल लिंक आ रहा है जी, जी। जो ईमेल जो है वो है curePakistan1 एज एन न्यूमेरिक 1 @gmail.com। तो वहां पे उस ईमेल पे आप अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, अपने ऑफिशियल, अगर आपका कोई यतीम खाना है तो उसके लेटर हेड पे, या फिर अपना जो भी आप लिखना चाहें टेक्स्ट अपने नंबर्स के साथ हमें भेज दें, हम कांटेक्ट कर लेंगे। तो एक तरीकाकार ये होता है कि जो यतीम खाने कराची के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं हम वहां से बच्चे लेकर आए। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि इलाकाई सतह पे मसाजिदें हैं, मदारिस हैं, जहां पे ऐसी बेवाएं, ऐसी सफेद पोश लोग जो अपना दर्द या अपनी जरूरत किसी इंसान को खुल के नहीं बता सकते, वो अपनी एप्लीकेशंस या बिल्कुल 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 यही पॉइंट है, अपनी एप्लीकेशंस, अपनी रिक्वेस्ट वो वहां दर्ज करवा। मेरा यही सीरत मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा सवाल इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा ताकि आपको इजीली एक आंसर देने में वक्त हो पूरा मिले। जो लोग NGOs के साथ नहीं मुंसलिक हैं या वो बच्चे जो नहीं यतीम खानों के साथ एंगेज हैं, लेकिन कोई ऐसे घर जिनको हम कहते हैं सफ़ेद पोश, मतलब जो लोग सफ़ेद पोश लोग हैं, अगर वो डायरेक्टली आपसे रब्ता करना चाहते हैं या आपकी इस वेलफेयर से, तो उनके लिए क्या एक आपने पैरामीटर्स बनाए? देखिए, हमारे पास उन इंडिविजुअल्स के लिए भी एक कोटा होता है। जिस तरह से हमारे पास स्पेशल चिल्ड्रन या ब्लाइंड चिल्ड्रंस का एक कोटा होता है, इसी तरह ऑर्फन्स की, मैं ऑर्फन से हट के बात कर रहा हूँ। ऑर्फन्स तो होते ही होते हैं वहां पे मेजोरिटी में, लेकिन एक कोटा होता है कि उसमें ब्लाइंड बच्चे, लेट्स से 30-40 ब्लाइंड बच्चे आ गए और मुख्तलिफ कम्युनिटीज के बच्चे आ गए। इसी तरह से जो इंडिविजुअल जो माएँ हैं जो सफेद पोशी में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, तो वो हमें प्राइवेटली हमारे इनबॉक्स में ईमेल कर सकती हैं, और फिर हम उनसे उनका नंबर लेके, उनकी डिटेल्स, हमारी रिक्वायर्ड एक प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस से लेके चलते हैं उनको। मालूमात का एक तरीक़ाकार है। देखें आदिल भाई, ये कहना मुझे मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, हर शख्स जो है वो इतना मजबूर है कि यतीम और जो बेसहारा बच्चे हैं उनकी डेफिनेशन से बात बहुत आगे निकल चुकी है। एक इंसान जो पाकिस्तान में रह रहा है और जिस गुर्बत में वो जिंदगी गुजार रहा है, जिस महंगाई में, वो वाकई में एक तरह से हम समझ लें हमारी पूरी कौम यतीम हो चुकी है। कोई कोई सरपरस्त नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आपको पूछ सके, आपके हवाले से आपके बारे में पूछ सके कि आप लोग किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो। मैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और लोगों के व्यूज सुनता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल इतना महंगा, चीजें इतनी महंगी, और हम जब चीजें परचेज करते तो हमें पता चलता है कि लोग जिंदा कैसे हैं। तो मेरी डेफिनेशन में पहले यतीम एक कैटेगरी थी, लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं उस तरह से तो पूरा मुल्क, मुझ समेत, हम सब यतीम हो गए। जिस तरह से कोई पूछने वाला नहीं है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता जा रहा है हमारे लिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम उनसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं, जिससे हम वेरीफाई कर सकें कि आया कि जेन्युइनली ये यतीम बच्चा है। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें आंसरेबल होते हैं हम अपने लोगों को, कि जिस बेस पे हम इस पैसे को रेज करते हैं या इस पैसे को हम स्पेंड करते हैं, वो अगर वो पैसा यतीमों को नहीं पहुंच रहा, तो मैं समझता हूं कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ऐसी इशू है जिसकी वजह से पैसा नहीं पहुंच रहा है। तो उस प्रोसेस को यकीनी बनाने के लिए और इस चीज को यकीनी बनाने के लिए कि ये वाकई में ये पैसा यतीमों तक पहुंच रहा है, तो कुछ हमारे सवालात, कुछ चीजें ऐसी हमारी होती हैं जो जिससे वेरीफाई के प्रोसेस के बाद, वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद हम उन लोगों को वहां पे दाखिला देते हैं, एंट्री देते हैं। जी बिल्कुल। सीरत, एक सवाल इसमें और एडअप करें कि मॉल ऑफ जो आप स्माइल का कह रहे हैं, इसमें आपने बताया कि हम लोग एक मॉल बनाते हैं जिसके अंदर बच्चे, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या आप लोग ये थोड़ा सा इसमें मैं कहूँ कि हेल्थ, मैं भी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, आप स्क्रीन पे लोग भी देख रहे होंगे कि आप हेल्थ के हवाले से भी बात कर रहे थे कि अगर कुछ लोग अगर बीमार हैं या मतलब कोई जो मतलब साहिब हैसियत नहीं होते, इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उन लोगों के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए देखें, हमारे पास मुख्तलिफ सर्विसेज हैं हेल्थ की।
अब देखिए पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा जो अखराजात होते हैं किसी भी एक फैमिली के लिए, वो हेल्थ के, ऑपरेशन के और मुख्तलिफ जो टेस्ट होते हैं उसके होते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मेडिकल सिस्टम नहीं है जिससे लोग फैसिलिटेट हो सकें। तो हमने ये सोचा कि हम इस तरीके से मुख्तलिफ इदारों को अपने साथ मुंसलिक करें ताकि उन इंडिविजुअल्स की जिम्मेदारी हम उन इदारों पर लगा दें। जैसे कि इस साल हमारे साथ ईसा लैब, ईसा लेबॉर्ट्री बहुत बड़ा नाम है, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड आए हैं एज अ मेडिकल पार्टनर। तो वो क्या कर रहे हैं, ईसा जी लेबॉर्ट्री, ईसा लेबॉर्ट्री, तो बिल्कुल। वो क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज मॉल ऑफ स्माइल्स में मिल रही होती हैं। ये उन सर्विसेज में से एक सर्विस है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त। तो ईसा लेबॉर्ट्री वहां पे आ रही है और वहां पे लोगों को एग्जामिन तो कर रही है, लेकिन साथ साथ वहां पे वो उनको प्रीपेड टोकन्स दे रही है हमारे प्लेटफॉर्म से कि ईसा लैब की इस वक्त माशाल्लाह से 10 से या 9 या 10 ब्रांचेस हैं कराची, पूरे कराची के अंदर मेरी इत्तला के मुताबिक। तो उनके पास वो एक प्रीपेड ईसा लैब का एक कार्ड होगा कि अगर किसी माँ को अपने बच्चे, ऑर्फन बच्चे के लिए कोई भी टेस्ट की, किसी भी टेस्ट की, किसी भी कोई भी पैथोलॉजिकल टेस्ट है, किसी जो भी चीज उस लैब में होती है और वो टेस्ट उसको रिक्वायर्ड है जिसके लिए उसको 5 से 10 हज़ार रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे किसी और प्राइवेट लैब में, तो ईसा लैब उसे कवर करेगा उस कार्ड के थ्रू। तो ये बताने का मकसद ये है आदिल भाई कि मेरा मानना ये है कि आप एक साथ हजारों लोगों की किफालत की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए आपको, मुझे अपनी ना तो जिंदगी का भरोसा है ना हालात का भरोसा, जिस तरह से हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में। तो हमारी कोशिश ये होती है हम बिल्कुल। बजाय खुद सबकी जिम्मेदारी उठाएं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें जहां से इन इदारों को उन लोगों तक कनेक्ट कर दें, एक ब्रिज का काम करें ताकि हम रहे ना रहें, उनका काम चलता रहे बस। बिल्कुल बिल्कुल, हम रहे ना रहे, मैं इस पे दोबारा आता हूँ। सीधा एक ब्रेक पे जाना पड़ेगा, ब्रेक से आगे फिर मैं आपसे बात करता हूँ दोबारा। रिश्तों की है ये हरारत, उम्मीद का है ये रंग, इस कड़े वक्त में सब है एक दूसरे के संग, एक घूंट ताजगी का देता है कितना सा, दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद है सीरत भाई, जो ऑस्ट्रेलिया से बड़ा कीमती वक्त हमें दे भी रहे हैं और हमारे साथ एक मज़े की बातें वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मज़े की बात मैं इसलिए यहाँ पर अहम इस बात को कोट करूँगा कि ये बात मज़े की उन लोगों के लिए जिन लोगों का ये काम है, जो लोग नहीं कर रहे, पर जो लोग इस काम का बीड़ा उठाएं वो सीरत अब्बास जैसे लोग हैं, वो ओवरसीज़ के वो लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में रह के भी ये बात बताते हैं कि पाकिस्तान के, जब हम ये बात कहते हैं ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो यकीन करें यही वो लोग हैं जो शायद आज पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है पर ये दुनिया में जिस जगह पर भी बैठे हुए ये लोग जहां कहीं पर भी हैं, ये पाकिस्तान का नाम ऊपर इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि ये इस पाकिस्तान को दिल से कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। बात करूंगा सीरत अगेन आपसे, बहुत शुक्रिया सीरत, बात आपसे कंटिन्यू चल रही है। ईसा लैब पर हमारी बात चल रही थी आपकी मेरी, और ईसा लैब के टोकन का आपने बता दिया कि जब लोग मॉल ऑफ इसमें आएंगे स्माइल में और वहां पर उनको कार्ड्स मिलेंगे, कुछ टोकन्स भी मिलेंगे। अच्छा सीरत, एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये है कि जब लास्ट टाइम आपको याद होगा कि 2019 में कोविड का एक सिनेरियो ऐसा आया जिसमें काफ़ी लोगों की, हम अगर बहुत आसान लफ्जों में कहें तो कमरें टूट के रह गई, तो वहां पर उस वक्त क्यूर ऑफ पाकिस्तान ने अपना क्या किरदार अदा किया उस दौरान? वहाँ तो बहुत हमारा एक कलीदी किरदार रहा है क्यूर पाकिस्तान वेलफेयर का। मुझे याद है कि 2019 में जब ये कोविड हिट हुआ था तो एक बहुत ही पैनिक मोड में चले गए थे हम सब, यहाँ पे भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, मेलबर्न दुनिया का, पूरी वर्ल्ड का वाहिद मुल्क है जो 18 महीने लॉकडाउन में रहा है। तो मैं तो उस चीज़ की हीट को फील कर सकता हूँ कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, 5 मीटर से ज़्यादा आप 5 किलोमीटर से ज़्यादा आप नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में थी कि चलो यहाँ पे गवर्नमेंट इतना स्पेंड करती है कि लोग घर बैठ के भी खा रहे हैं, लोगों को घर बैठ के भी खिला रही है, मुख्तलिफ उन्होंने प्रोग्राम्स निकाल दिए। लेकिन जब ये चीज़ हमने देखा कि पाकिस्तान में
तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अब वहां पे आप जाके लाइन में लग के अपना कोई राशन कार्ड दिखा के राशन ले लें। तो ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में तो इंसान को जीने का सिर्फ मौका ही मिल जाए वही बहुत है। एक चीज जो थी वो ये थी कि सबसे पहली चीज वो ये थी कि सही आइडेंटिफाई करना इस चीज को कि कौन से एरियाज में ऐसे लोग हैं जिनको ज्यादा लेबर, जो डेली वेजेस पे लोग काम कर रहे हैं, नीड ऐसे है। लोग जो जिनका नौकरी सबसे ज्यादा हर्ट हुई है, फाइनेंशियली जिनको सबसे ज्यादा जो इस चीज पे इफेक्ट हुआ है। तो हमने वो एरियाज पहले मार्क किए और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने मिलके एक बहुत बड़ी एड हमने पाकिस्तान भेजी। और हमारी जो टीम्स नीचे काम कर रही हैं उन्होंने 2 तरीके से काम किया है इसमें माशाल्लाह। एक हमने हायर किया है ऑस्ट्रेलिया से आप लोगों ने यहाँ पर भेजा? ऑस्ट्रेलिया से आप लोगों ने यहाँ भेजा? जी, पाकिस्तान हमने सारे फाइनेंस को पाकिस्तान ट्रांसफर किया और हमारे पास 2 तरह के ऑप्शंस थे एड पहुंचाने के। सबसे पहला जो हमारे पास था वो ये था कि हम सूखा राशन पहुंचाएं एक बहुत बल्क उसमें। उस सूखे राशन के साथ हमने 2 चीजें और ऐड की थी। हमने एक सब्जियों का सेक्शन खोला था और हमने एक गोश्त का सेक्शन खोला था। क्योंकि देखिए, एक चीज है कि आप किसी इंसान को एक सूखा राशन, दाल, चावल, चीनी कब तक खिलाएंगे? उसको हर वो प्रोटीन की जरूरत है जो एक आम इंसान के जिस्म को होती है। उसको वेजीज भी तो नीड चाहिए, है, बिल्कुल। उसको मीट भी चाहिए होता है। तो वो हर वो चीज हमने उसमें रखी जो हमने डेली सप्लाई की। बिल्कुल। दूसरा जो हमने जो किया वो ये किया कि हमने शाह फैसल के अंदर, शाह फैसल कराची में, हमने एक किचन हायर किया पूरा। उस किचन में तकरीबन आप समझ लें कि 20 से 25 देखें रोज, समझ लें कि सुबह और शाम हम बनवाते थे मुख्तलिफ चावल के आइटम्स की, और वो हम पैक करके ऐसे इलाकों में भेजते थे जहां पे हम राशन नहीं भेज पा रहे थे। क्योंकि राशन के लिए हमने काफी बड़ी जगह ली हुई थी शाह फैसल में, वही जगह जहां पे पैकिंग हो रही थी, और उसी के साथ एक और जगह उसके बराबर में थी जहां पे आपकी वेजीज और गोश्त जो है वो पैक हो रहे थे। और वेजीज और गोश्त चूंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर कंट्रोल और तो वो ऑन द डे डिलीवर होती थी, सारी वो फ्रेश डिलीवर होती थी, आप उनको रख नहीं सकते हैं। प्रोटीन के मामलात को भी आपने साथ साथ जोड़ दिया। मतलब ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि और पाकिस्तान वेलफेयर के पेज पे, जिसको निजी चैनल्स ने कवर भी किया, कि मेरा मानना ये है कि आप वो चीज खिलाएं जो खुद खाते हैं। क्या हम बाहर बैठे हुए जो लोग हैं, जो ओवरसीज में रहते हैं, हम खुद जब ये सब कुछ हुआ तो अनाउंस किया गवर्नमेंट ने कि गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाना जा रही है, आप 4 से 5 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकते, एक सर्टेन अमाउंट तक दुकानें खुली रहेंगी। तो हमने ला के मीट भर दिया फ्रीजर के अंदर और पेंट्रीज भर दी, उसमें सूखा राशन और उसमें नट्स वगैरह। तो इतना माशाल्लाह अल्लाह के फजल से नेमतें घर में भर गई। तो ये चीज हमें एहसास करना चाहिए कि जब हम अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए वो सारी चीजें ला सकते हैं, तो हमें फिर दूसरे को भी वही खिलाना चाहिए जो हम दूसरों को भी खुद खा रहे हैं। ना कि आप 5 बिल्कुल छोटी सी 1 किलो की थैली दे दें जिसमें आप छोटा सा आटा, मतलब एक इंसान को 2 घंटे लाइन में ख्वार करा के आप उसको आधा किलो आटा, आधा किलो चीनी, चंद चावल दे दें जिसमें उनके एक टाइम का खाना। सीरत ये तो आप कह रहे हैं कि कोविड के टाइम में आपको तो शायद अभी देखा होगा कि कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि लाइनों के अंदर आटा तक इस तरह तकसीम, लाइनों में खड़े होकर लोगों को किस तरह जी अदिल भाई, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, मेरे दिमाग में ये बात बहुत देर से चल रही थी बोलने के लिए। देखिए, हमारे यहाँ लोग ना जो कामयाबी का जो पैमाना सेट करते हैं वो क्वांटिटी को सेट करते हैं। कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बिल्कुल कि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम इतने हजार राशन किसी को पहुंचा दें तो शायद हम बहुत बड़ा काम करेंगे। मैं कहता हूं आप 10,000 को ना पहुंचाएं, आप 5,000 को पहुंचा दें, लेकिन कम से कम इतना बड़ा बैग तो हो कि कम से कम उस मियाँ बीवी और 2-3 बच्चे कम से कम 15 से 20 दिन सरवाइव कर सकें। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कंप्लीट पैकेज दें। मॉल ऑफ इस्माइल भी वही चीज है कि आप 500-700 बच्चा हम रजिस्टर करते हैं, हमारे लिए हमें नहीं चाहिए 5,000 बच्चे जिसको हम एक बच्चे को छोटे छोटे पेंसिल केस पकड़ा दें। हमें वो चीज बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हम उसको इस तरीके से करते हैं कि एक बच्चा 15 से 20 हजार रुपए की शॉपिंग करके जाए ताकि पूरे साल उसकी माँ को, उस बच्चे की माँ को प्रॉब्लम्स ना हो फाइनेंस की वजह से कि मेरे बच्चे के पास एक अच्छा बैग नहीं है, प्रॉब्लम्स ना हो, अच्छे शूज नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, उसके पास वो हर वो चीज है कि वो आराम से पूरा साल निकाल सकता है अगली ईद से पहले। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप क्वांटिटी को ना बनाएं अपना टारगेट, आप क्वालिटी को बनाएं। जिस तरह से मैंने आपसे भी कहा कि देखें, क्वालिटी चावल दाल लोग खा रहे हैं, लेकिन वो जो एक सब्जियों का, गोश्त का, प्रोटीन का, कैल्शियम का वो जो एक अंसर जो मिसिंग है
वो चीज़ आप हमने उस चीज़ को मेक श्योर किया कि हम वो डाइट वो न्यूट्रिशन भी पहुंचाएं जो लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ों की है। और ऑल्दो उसमें हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ, जिस टारगेट में हमने तकरीबन कोई 22,000 खानदानों को पहुंचाया राशन, हम उसको 40, 45 या 50,000 लोगों तक भी पहुंचा सकते थे बड़े आराम से इस कॉस्ट में। लेकिन हमने उस चीज़ को हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया क्वांटिटी को, और हमने क्वालिटी को फोकस किया कि मैं 20,000 लोगों को 22,000 लोगों को 50। सीरत मैं आपकी बात को इंटरप्ट इसलिए करूंगा क्योंकि टाइम है बहुत शॉर्ट अब मेरे पास, और मैं उस शॉर्ट टाइमिंग में आपसे कुछ बहुत अहम सवाल इसी में जोड़ना चाहता हूं, जो आपने खुद ही एक सवाल किया कि एक बहुत क्वालिटी चीज़ों को आपने देखा, स्कूल बैग से रिलेटेड आपने सवाल खुद छेड़ दिया। अभी आपके मैं स्क्रीन के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर ये देख रहा हूँ कि आपने स्कूल के बच्चों के लिए भी कुछ किया, तो क्या ऐसा तो नहीं कि क्यूर पाकिस्तान वेलफेयर जो है स्कूल की फीसेस के भी बीड़ा उठा के बैठी हुई है, ऐसा है? देखें, बिल्कुल क्योर पाकिस्तान वेलफेयर के मॉल ऑफ स्माइल्स के प्लेटफॉर्म पे आपको स्कूल में एडमिशन्स मिलते हैं, स्कूल में आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि देखें, मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं अगर मैं 500-600 बच्चा रजिस्टर कर रहा हूं तो उसमें मैं उन बच्चों की माँ को चुनूं जिनकी माओं को बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है। देखें सीरत, आपकी वॉइस, सीरत आपको आवाज आ रही है? हेलो शायद सीरत की लाइन ड्रॉप रही, हम कोशिश करेंगे दोबारा लाइन पे लेने की। चलते हैं ब्रेक के ऊपर, जब तक कोशिश करते हैं कि सीरत से दोबारा रब्ता हो सके। रिश्तों की है ये हरारत, उम्मीद का है ये रंग, इस कड़े वक्त में सब है एक दूसरे के संग, एक घूंट ताजगी का देता है कितना सा, दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। Need a buzz, you can feel the burn, feel the burn, blaze it. कनौर इसका मैजिक यार। वेलकम बैक। आवाज़ का आपको पता है कि थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में डिस्टेंस तो काफ़ी है, और इसी तरह आवाज़ भी हमारी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। सीरत, आवाज़ क्लियर है आपको? जी बिल्कुल क्लियर भाई, आवाज अगेन वेलकम बैक। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारा सवाल हमारा थैंक यू अगेन, हमारा दिल कनेक्ट है क्योंकि हम पाकिस्तानी, और हम हर जिस कंट्री में भी हम लोग होंगे हमारे दिल हमेशा मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमारा दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कता है। सीरत, स्कूल का सवाल था, स्कूल के ऊपर हम बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा वहीं से कंटिन्यू करें कि स्कूल के लिए आप क्या बताना चाह रहे थे बच्चों के लिए? मैं ये बताना चाह रहा था कि कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिनके थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स उनके घर वाले देख रहे होते हैं उनकी हस्बैंड्स की इंतकाल के बाद। हम ऐसे लोग, ऐसी औरतों को हम लोग जो है इनरोल करवाते हैं उन बच्चों को उनके थ्रू, कि जिनके फाइनेंस बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। अब होता यह है कि मॉल ऑफ स्माइल्स में जो बच्चे आते हैं और जिनका करने वाला कोई नहीं होता है, तो हम उनके जो स्कूल्स वहाँ पे हमारे पास आते हैं, मुख्तलिफ कराची के नामवर स्कूल्स होते हैं जिनके मालिकान इस मॉल ऑफ स्माइल्स के अंदर जो है वो शिरकत करते हैं, और उसके बाद हम उन बच्चों को उनकी इलाकाई ब्रांचेस में उनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें उनका स्किल असेसमेंट होता है, क्योंकि स्कूल की अपनी एक रेटिंग होती है कि हम उस बच्चे को अगर लेते हैं, क्योंकि 100% स्कॉलरशिप पे अगर कोई स्कूल ले रहा है तो ये मेक श्योर करता है कि वो बच्चा उस चीज़ को अचीव करने के अहल है या नहीं है। तो फिर होता ये है कि वो जब इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो बच्चा जो है वो स्कॉलरशिप पे चला जाता है, और जो उसकी स्कूल की जो फीस है वो फिर वेव ऑफ हो जाती है, जितना स्टैंडर्ड उस स्कूल का है। अगर वो मैट्रिक तक है तो मैट्रिक तक। और आपको बताने का मकसद ये है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था
कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी जिम्मेदारी आप 100% नहीं ले सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके फाइनेंशियल हालात कैसे हैं, आपकी ज़िंदगी कितनी लिखी है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में उन बच्चों को इदारों के साथ मुंसलिक कर जाएं, क्योंकि लोग तो मर जाते हैं लेकिन इदारे जिंदा रहते हैं, बिजनेस चलते रहते हैं। तो बिल्कुल। कम से कम आप उन बच्चों को उनके साथ कनेक्ट कर दें जिनका काम ही स्कूल्स रन करना है। तो कम से कम आपको ये चीज़ रहेगी दिल में कि मैंने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर लिया। तो मॉल ऑफ इस्माइल भी यही कर रहा है स्कूल में कि हम उन बच्चों को उन स्कूल्स के साथ ब्रिज कर रहे हैं ताकि उनकी जो ट्यूशन फीस का जो मसला है वो फिर स्कूल के जिम्मे आ जाए। जी बिल्कुल। अच्छा सीरत, मुझे एक चीज़ थोड़ी सी और क्लैरिटी इसमें चाहिए कि आपने कहा कि आप लोग स्कूल्स के अंदर बच्चों के असेसमेंट टेस्ट करवा रहे हैं। अच्छा, ये कोई स्पेसिफिक स्कूल्स हैं या मतलब इस पे आपका कोई पेज के ऊपर कोई ऐसा फॉर्मेट आता है जिस पे लोग अप्लाई करें या डायरेक्टली वो स्कूल्स के नाम होते हैं? थोड़ा सा मुझे क्लियर कीजिएगा इस चीज़ को। देखें, अब प्रोग्राम में मॉल ऑफ इस्माइल वाले डे अनाउंसमेंट होती है कि जो जो स्कूल्स वहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, जिनके मालिकान शिरकत कर रहे हैं, तो हम उनको बुलाते इसलिए ही हैं, ठीक है। हम उनको ये डेमो दिखा रहे होते हैं कि हमारे पास जो बच्चे हैं उनके पास जो उनकी एक्टिविटीज हम पूरे दिन में जनरेट करते हैं, जिस तरह से वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक इंप्रेशन क्रिएट कर रही होती है इन स्कूल्स पे कि हाँ, दीज किड्स आर केपेबल इनफ ऑफ डूइंग समथिंग। तो बस उनको एक सही ट्रैक पे लेके आना होता है। तो हम उन स्कूल्स वालों से यही कमिटमेंट करते हैं कि अगर आप आ रहे हैं और आप हमें कुछ मत दें, ना हमें कोई डोनेशन की जरूरत है, ना किसी किस्म के स्टॉल की जरूरत है। आप बस इतना करें कि अगर आप 4 से 5 बच्चा भी अगर आप स्कॉलरशिप पे ले लें और उनको एडमिशन दे दें, तो हम समझेंगे कि हमने 5 बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर दिया। हो सकता है कि वो चल के बहुत बड़ा कोई साइंसदान बने, हो सकता है वो चल के बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन बने और मुल्क को फायदा पहुंचाए, लेकिन अच्छे कोर्स के अंदर, अच्छे कंडीशन में। जी बिल्कुल। सीरत एग्री, अच्छे बच्चे, और बिल्कुल एग्री मैं करता हूँ इस बात पे। अच्छा, जो प्रोग्राम होने जा रहा है मॉल ऑफ इस्माइल का जो 7th, उसमें ये अनाउंसमेंट आप लोग करते हैं, जो बच्चे आए हुए उनमें ये चीज़ें आप लोग उन स्कूल्स को कहते हैं, ऐसा ही है जो मैं समझ रहा हूँ? जी ऐसा ही है, लेकिन देखें लोगों को पता है क्योंकि इतने सालों से जो लोग अटेंड कर रहे हैं, एक क्राइटेरिया है, वहां पे हम रजिस्टर करते हैं, एक डेटाबेस ले रहे होते हैं। हमारे पास ऑटोमेटिकली बहुत सारा डेटाबेस होता है हमारे सिस्टम में, क्योंकि हम जब बच्चे को रजिस्टर करते हैं मॉल ऑफ इस्माइल में शॉपिंग के लिए, तो हम सिर्फ उसको ये देख के रजिस्टर नहीं करते हैं कि वो सिर्फ यतीम है, बल्कि हम उसको ये भी देखते हैं कि उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसके मतलब अब हमको इसके लिए पहनने की कोई चीज ले रहे हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि उसकी वो साइजेस उसको मैच कर रहे हो। तो एक एक चीज बच्ची की हमारे पास होती है कि वो कहाँ से आया है, किधर रहता है, किस यतीम खाने में वो पल रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो कितना पढ़ चुका है या पढ़ रहा है, जेर तालीम है, और वो हर चीज हम उसको मेक श्योर करते हैं कि फिर आगे स्कूल को पास करें और सही और जेन्युइन केसेस देके उनको स्कूल में दाखिले करवाएं। जी सीरत, मैं यकीन जाने के अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे। आपको पता है कि आजकल तो हेल्थ के मामला पाकिस्तान में कितना देखने में आ रहे हैं, कितने इश्यूज आ रहे हैं, लोगों के पास इलाज मान लीजिए के लिए पैसे तक तो दूर किया। आजकल ये भी देखने में आ रहा है स्कूल की फीसेस उस लेवल पर पहुंच चुकी हैं कि एक नॉर्मल इंसान शायद अपने बच्चे को पढ़ाना पसंद नहीं कर रहा। कि इस पे एक कमेंट मैं चाहूंगा आप जरूर करें। 100%। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक बात कहना चाहूंगा तमाम पेरेंट्स को, अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को सलामत रखे। अगर आपका बच्चा पढ़ भी रहा है, मैं कहता हूँ कोई प्रोफेशनल काम भी कर रहा है, तो कम से कम उसको एक ट्रेड जरूर सिखाएं। भाई आजकल जो मुल्क के हालात हैं, आपको नहीं पता कि कल को आपको ऐसी कोई आपको ट्रेड आती है, जैसे आपको सॉफ्टवेयर की कोई चीज आती है, ऐप बनाना आती है, इवन कि मोबाइल रिपेयर करना आता है, कोई ना कोई जिंदगी में अपनी ट्रेड सीखें। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ बहुत से लोगों का पढ़ाई से भी रुझान उठ रहा है। एक तो महंगाई इसकी बहुत बड़ी वजह है, फिर एक माहौल का एक बहुत बड़ा एक है कि फुकदान है उस चीज़ का, अवेयरनेस का। तो इस वजह से भी लोग प्रायोरिटाइज करते हैं इस चीज़ को कि नहीं, हम अपने डेली जो हमारी चीज़ें हमारी वही पूरी हो जाएं तो शायद हम जो है अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सके। लेकिन मैं इस चीज़ की थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, इसलिए कि देखिए आप वक्ती तौर पे तो उसकी एजुकेशन इससे ले लेंगे, लेकिन आप उससे उसकी एजुकेशन ही ले रहे, आप उसकी इससे पूरी ज़िंदगी ले रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे आया, मैंने O लेवल्स किया हुआ था सिटी स्कूल से, मैं सिटी स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरी अच्छी तालीम थी, मेरे पास एक अच्छा माहौल था, मेरी अच्छी डिग्रीज थी, मैंने अप्लाई किया, मेरा वीज़ा फ़ौरन आ गया। लेकिन आप सोचें कि जो एक बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया है, उसने पढ़ाई नहीं की है, क्या वो बाहर का अप्लाई कर सकता है? क्या वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए किसी बाहर मुल्क की जॉब अप्लाई कर सकता है? अगर वो नहीं भी कर सकता, लेकिन उसके पास अगर कोई ऐसा हुनर है जो हम मॉल ऑफ इस्माइल्स के अंदर एक हमने पिछले साल एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने अपने साथ एक IT पार्टनर लिया था, टेक्नोलॉजी पार्टनर, वर्चुअल कम्युनिकेशन के नाम से,
और उनसे हमने ये कमिटमेंट की कि आप हमारा 1 या 2 बच्चा स्पॉन्सर करें, आप उनको ऐप डेवलपर बनाएं, उनको एप्स बनाना सिखाएं, ताकि ये बच्चे कल को चल के अपनी कोई ऐसी ऐप बना दें जिससे वो पैसा अर्निंग करना शुरू कर दें। देखिए, हम ओवरसीज में रहते हैं, हमारे साथ इंडियन कम्युनिटी भी रहती है, और हम जब इंडियंस को देखते हैं कि यार ये तो हमसे बहुत आगे, हम उनको ट्रोल करते हैं, हम उनको हर चीज बुरा भला कहते हैं, लेकिन आपको ये बात माननी होगी कि वो इकोनॉमिकली, माशी तौर पे और आईटी के फील्ड में हमसे कोसों दूर है, बहुत आगे हैं, बहुत ज्यादा फ्लरिश कर चुकी है उनकी आईटी इंडस्ट्री। तो ये चीज हम देखते हैं और हमें बहुत ज्यादा फील होती है कि हमारे मुल्क में वो टैलेंट है, लेकिन उसको उभारने वाला वो लोग नहीं है, वो प्लेटफॉर्म उनको मौजूद नहीं है। तो पढ़ाई जरूर करें। सीरत, बिल्कुल टैलेंट है, बिल्कुल टैलेंट है हमारे मुल्क में, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे मुल्क में वो लोग हैं जिनको अगर आगे लाया जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सवाल बहुत शुक्रिया सीरत के इस सवाल का जवाब आपने मुझे बिल्कुल वैसे ही दिया, क्योंकि मैं ये अपने कमेंट्स खुद मैंने आपसे कहा कि आप मुझे कमेंट्स करें कि जो फीसिस के हैं, जो आपने बात करी हुनर की, ये आपने बिल्कुल 100% मैं कहूँगा यहाँ पर एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को आने वाले दिनों में हुनर के साथ तालीम दें तो वो आने वाले दिनों में तालीम के साथ जी बिल्कुल आप लोग जी हमारे पेरेंट्स को, अब इस न्यू जनरेशन के पेरेंट्स को ये चीज सोचनी होगी कि देखें, आप हुनर को छोटा ना समझें। अगर आपका बच्चा प्लम्बिंग कोई कोर्स कर रहा है या इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर जो है वो $400-500 से सिर्फ कॉल आउट फीस चार्ज करता है यहाँ आने की, सिर्फ अपनी शॉप से दुकान की। लेकिन हम पाकिस्तान में इसको बहुत मायूब क्यों समझते हैं? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आपके पास हुनर है तो आप दुनिया के किसी कोने में जाके अपना घर चला सकते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। सीरत एग्री। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स को और आजकल जी बिल्कुल बोले आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक हुनर जरूर सीखें। भले आपको मोटर रिपेयर करने का हुनर हो या आपको कारपेंट्री का हुनर हो, लेकिन सीखें जरूर। सीरत बात करते हुए काफ़ी एक मैं कहता हूँ कि एक अच्छा लग रहा है, लेकिन टाइम की बहुत कमी है इस वक्त मेरे पास। मुझे एक आंसर कीजिएगा कि पाकिस्तान से पॉलिटिशियंस जो माशाल्लाह इस मुल्क को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, कितने राब्ते में और कितनी सपोर्ट कर रहे हैं? अब मैं क्या इस पे कमेंट करूं? इट्स नॉट अ जोक, सीरियसली आपकी स्माइल से मैं यहाँ पर जरूर फिर अगेन कहूंगा कि जरूर जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कराची के अंदर देख रहा हूँ कि काफी आपको एक लाइन में जवाब देता हूँ कि अगर सपोर्ट कर रहे होते तो इस वक्त 1:15 बजे मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता। बिल्कुल। सीरत, थैंक यू फॉर अगेन वक्त देने का। और मैं यहाँ पर अपने तमाम लोगों से ज़रूर कहूँगा, अपने व्यूअर्स से कहूँगा, जो डोनर्स हैं, जो लोग डोनेट करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, यकीन जाने जो ये सीरत अब्बास जैसे लोग ओवरसीज़ में रह के पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, तो आप यकीन करें ये चीज़ आप लोग इस मुल्क में, इस मुल्क की आवाम आप लोगों को देख रही है। आज आटे की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है, वो चीज़ों की किल्लत है जो ओवरसीज में बैठे हुए लोग भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जब भी सीरत अब्बास जैसे लोग सामने आके लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ सीरत। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं इंशाल्लाह मॉल ऑफ इस्माइल के प्रोग्राम में खुद भी शामिल होऊंगा। मैं चाहूँगा कि जो चीज़ें आपने कही हैं वो मैं वहाँ पर खुद जाके उसको देखूँ, ऑब्जर्व करूँ, और मैं यहाँ पर कमिटमेंट भी दूंगा कि मैं वहाँ जाके उन बच्चों से भी मिलूंगा कि जिनके लिए आप इतना कुछ कह रहे हैं। और सीरत, यकीन जाने कि ओवरसीज के जो लोग मुझे देखते हैं, जानते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो सीरत अब्बास के साथ राब्ता करें और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतर करें। बहुत शुक्रिया सीरत वक्त देने के लिए। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए को देखते रहें और अपने फीडबैक से आगाह हमें करते रहें। बहुत शुक्रिया। है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमार